और छात्र संघ चुनाव से बड़ी खबर आप जान लीजिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। इलेक्शन एक संवैधानिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन शिक्षा से ऊपर नहीं। हाईकोर्ट ने सरकार से नीति बनाने की मांग रखी है। चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज में चुनाव कार्य नहीं कराए जाएं। राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव मामले में सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छात्रों के चुनाव के लिए नीति निर्धारित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी दिए दिशा निर्देश। कॉलेज में चुनाव संबंधी काम नहीं करवाए। हाईकोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। छात्र संघ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। इलेक्शन एक संवैधानिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन शिक्षा से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार से नीति बनाने की भी मांग की है। चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कॉलेज में चुनाव काम नहीं कराया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव मामले में सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि छात्रों के चुनाव के लिए नीति निर्धारित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से ये ऊपर नहीं हो सकता। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए हैं कि कॉलेज में चुनाव संबंधी काम नहीं करवाएं। छात्र संघ चुनाव पर यह बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है और हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक संवैधानिक अधिकार है जो शिक्षा से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार से नीति बनाने की मांग की है और चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज में चुनाव काम नहीं कराए जाए। छात्र संघ चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, छात्र संघ चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है, क्या कुछ फैसला सुनाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए छात्र संघ चुनाव को लेकर के आज जो पूरा मामला है उसमें सुनवाई पूर्ण होने के बाद में जिस तरीके से फैसला सुरक्षित रखा गया था पहले, उसके बाद में आज फैसला जो है उसकी घोषणा की गई है। इसके बाद में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभी जो छात्र संघ चुनाव की याचिकाएं विस्तारित की गई है, साथ ही कोर्ट ने दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं कि आप एक कमेटी का निर्माण करें और वो कमेटी जो है नियम बनाए कि किस तरीके से छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए और उसके बाद में सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के साथ में बैठक की जाए। बैठक के बाद में दिशा निर्देश और ये तय किया जाए कि किस तरीके से नीति निर्धारित की जाए और उसके बाद में जो शासन चुनाव है वो करवाए जाए। साथ ही 19 जनवरी 2026 को गाइडलाइन दी गई है, डेडलाइन दी गई है इसके लिए कि जो पूरा ये मामला है इसमें किस तरीके से चुनाव जो करवाए जाने चाहिए। फिलहाल लेकिन ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार को राहत इस फैसले से कहीं ना कहीं मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुनवाई हो रही थी उसके बाद में अब नीति निर्धारण करने के लिए जो गेंद है और राज्य सरकार के पाले में ही माननीय हाईकोर्ट ने डाल दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से जो कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल किया जाता है एमएलए के एमपीज के चुनाव करवाने के लिए, जैसे वहाँ पे बैलेट पेपर रखे जाते हैं, चुनाव पेटियां रखी जाती है, वहाँ पे चुनाव का आयोजन करवाया जाता है, तो इसमें 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक जो कॉलेज की जो प्रक्रिया है, जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। उसको लेकर के चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि आप अब कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को एक्वायर नहीं करेंगे, उसके लिए स्वतः अपना कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का खड़ा कीजिए। तो इस तरीके से ये जो पूरा हाईकोर्ट का फैसला है, इस वक्त ये फैसला दिया है। इसका लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से जो छात्र हैं वो मांग कर रहे थे। हमारे साथ में एडवोकेट तुषार पवार मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं किस तरीके से पूरा फैसला रहा। सर, क्या फैसला रहा आज, किस तरीके से फैसला जो दिया है? कोर्ट ने आज फैसला सुना है। ये फैसले में ये कहा है मुख्य तौर पे कि इलेक्शन कमीशन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस यूज करती है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रतिबंधित किया है कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस यूज चुनाव के लिए नहीं कर सकते हो, पढ़ाई के लिए है कैंपस। आप कोई वैकल्पिक जगह सुनिश्चित करें कि जहाँ पे आपको अपनी पेटियां रखने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और एमएलए के चुनाव के लिए रखें। और साथ ही कोर्ट ने यह भी किया है कि 19 जनवरी 2026 को एक कमेटी फॉर्म हो, उस कमेटी में सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सबके प्रतिनिधि आए और वो मिलकर एक डिस्कशन करें कि उस मीटिंग का एजेंडा रहेगा कि नेक्स्ट ईयर चुनाव करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। अगर चुनाव करवाने हैं तो मार्च में उसका शेड्यूल पारित हो, और चुनाव करवाने हैं तो किस तरीके से चुनाव होंगे, ये सब
चीजें सुनिश्चित की जाएंगी। अब बिल्कुल देखिए, और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि हम्म। अगर चुनाव नहीं करवाए जाने हैं तो कोई तार्किक कारण बताने होंगे, उसके बाद ही चुनावों को नहीं कराया जाएगा। ये जो फैसला अगर लेना है सरकार को कि अगर चुनाव नहीं करवाने हैं तो इसके लिए कोई लॉजिकल रीजन दें, लॉजिकल कोई कारण बताएं, जिसके बाद ही ये फैसला ले सकते हैं। साथ ही ये स्पष्ट किया है कोर्ट ने कि चुनाव करवाना और चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं है शासन चुनाव। तो इसको लेकर के जो अहम टिप्पणियां हैं आज माननीय हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। हालांकि जो विस्तृत टिप्पणियां हैं वो जिस तरीके से जजमेंट जब सामने आएगा, पूरी ऑर्डर कॉपी सामने आएगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से पूरा जो विस्तृत टिप्पणियां हैं वो की गई है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं राज्य ठीक है। सरकार को राहत मिली है। साथ ही ये जो लोग जो छात्र जो शासन चुनाव की मांग कर रहे थे उनके लिए भी एक आशा की किरण इसमें दिख रही है कि कमेटी जो बनाई जाएगी वो क्या कुछ फैसले लेती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वास जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और 12 से बड़ी खबर है जहां जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलेक्टर रोहितांश तोमर को ईमेल पर यह धमकी मिली है। मिनी सचिवालय परिसर को खाली करा दिया गया है। अधिकारी और कर्मचारी बाहर खड़े हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पहले भी ऐसे धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं और एहतियातन यहां पर मिनी सचिवालय परिसर को खाली करा दिया गया है। सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है और पुलिस की टीमें लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। ईमेल के जरिए जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलेक्टर रोहितांश तोमर को ईमेल आया है। ब्रिजेश इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बताइए क्या अपडेट इस पूरे मामले पर, क्या सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त वहां पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि 12 जिला कलेक्टर कार्यालय को आज फिर से एक बार ईमेल के माध्यम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये मेल 12 जिला कलेक्टर रोहतास सिंह तोमर की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर आया था। हालांकि ऐसा ही मेल विगत 5-6 महीने पहले भी आया था। इसी को देखते हुए आज पूरी 12 जिला कलेक्टर कार्यालय को खाली कराया गया है, जहाँ पर सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी 12 जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर परिसर में खड़े हुए हैं। वहीं कोटा से जो स्क्वाड टीम है, डॉग स्क्वाड टीम है, उसको बुलाया गया है और पूरी कलेक्टर कार्यालय के जितने भी कमरे और जो पूरे ऑफिस है उनकी जांच की जा रही है। फिलहाल सभी कर्मचारी और अधिकारी बाहर परिसर के अंदर खड़े हुए हैं और जांच की जा रही है कि मेल कहां से आया था। और ये मेल सुबह 9 बजे के तकरीबन 12 जिला कलेक्टर कार्यालय 12 जिला कलेक्टर के ऑफिशियल मेल आईडी पर आया था। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा चंबल रिवर फ्रंट को सरकार के लिए सफेद हाथ करार दिए हैं। खर्रा ने कहा कि रिवर फ्रंट लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाया है, हम इसे कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में लाने के लिए बैठक करेंगे। इस संबंध में आगामी बजट सत्र से पहले जनवरी में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चर्चा होगी। उन्होंने कहा चंबल रिवर फ्रंट पर लगाया विश्व का सबसे बड़ा घंटा शायद ही खुल पाएगा। हमारी कई विशेषज्ञों से चर्चा हुई है, लेकिन विश्व में इसे खोलने वाले एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल का नाम लिए बिना खर्रा ने निशाना साधते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को रिवर फ्रंट की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया। झाबर सिंह खर्रा ने कल अपने कोटा दौरे के दौरान निशाना साधा विपक्ष पर। रिवर फ्रंट का निर्माण कांग्रेस के शासन में हुआ था और उसका उद्घाटन भी 2023 में हो गया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। अभी रिवर फ्रंट पर प्रति माह लाखों का घाटा हो रहा है। हर माह लगभग 2 करोड़ रुपए के संचालन खर्च के मुकाबले सिर्फ 70 से 80 लाख रुपए आते हैं, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा यहां पर हो रहा है। तो झाबर सिंह खर्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने बताया कि ये पहले की लापरवाही है। अभी हमारा जो रिवर फ्रंट है वो आज की तारीख में हमारे लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। कारण ये है कि वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई, वृक्षारोपण नहीं हो पाया, हरियाली नहीं हो पाई। अभी इस संबंध में हम मंथन कर रहे हैं। इस कोटा रिवर फ्रंट को किस प्रकार आर्थिक रूप से लाभकारी भी नहीं तो ना लाभ ना हानि की स्थिति में कैसे आए और लोगों की रुचि कोटा रिवर फ्रंट की तरफ बढ़े। 2 साल में काफी लंबे समय आप नहीं मानते हो गया है? बिल्कुल हो गया, 2 साल हो गए।
और वहाँ जो सबसे आकर्षक चीज बनने वाली थी उसका मुझे लगता नहीं है कि वो वापस बन पाएगी। कौन जिम्मेदार है, आप किसे मान रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार तो जो उस समय के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने इसका लोकार्पण करने में जो जल्दबाजी की, उस जल्दबाजी में जो लापरवाही हुई वो उसका मूल कारण था। अब क्योंकि उसमें मर्ग दर्ज हुई थी और पुलिस ने उस दिशा में अब तक जो कार्रवाई कर दी उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शाकिर हमारे सहयोगी कोटा से लाइव जुड़ रहे हैं। शाकिर, देखिए, जाबर सिंह कर्रा की ओर से जो निशाना साधा गया है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर, एक बड़े घाटे का अनुमान भी बताया गया है कि इसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल। और इस वक्त हम चंबल रिवर फ्रंट पर ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे चंबल रिवर फ्रंट की, और चंबल रिवर फ्रंट की उस घंटी की जो दुनिया में जो है पहली घंटी, जिसको माना जा रहा था कि ये पहली घंटी होगी जो दुनिया की सबसे बड़ी घंटी होगी। 79,000 किलो इसका वजन था, पीतल और अन्य धातुओं से मिलकर के इसको बनाया गया था। लेकिन एक हादसा हुआ साल 2023 में जब इसका उद्घाटन था, उससे पहले, और जो इसके इंजीनियर थे देवेंद्र आर्य, उनकी इसमें मौत हो गई थी। तब से ये घंटी जो है ऐसे ही है और ये दुनिया के अजूबों में ये शामिल हो सकती थी अगर ये समय पर खुल जाती। तब से ये घंटी जो है ऐसे ही बंद है, इस पर पर्दा लगा हुआ है। और जो मौजूदा सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस घंटी को खुलवाने के लिए विशेषज्ञों से उन्होंने संपर्क भी किया सरकार ने, लेकिन फिलहाल कोई भी जो है उनको नहीं मिला है। यानी ये घंटी जो है अब इसी तरह से जो है नज़र आती रहेगी। करीब 18 करोड़ की लागत से घंटी बनाई जा रही थी और इसकी गूंज जो है 8 किलोमीटर एरिया तक पहुंचती, लेकिन जो है बीच में जो हादसा हुआ, हादसे के बाद जो है इस घंटी को खोला नहीं जा सका और जो इंजीनियर थे उनकी भी उस हादसे में मौत हो गई थी। चंबल रिवर फ्रंट की जहां तक बात है कि इसको ये घाटे का सौदा साबित हो रहा है, और जो मंत्री हैं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, उन्होंने कहा है कि सफ़ेद हाथी उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट को कहा, क्योंकि 1200 करोड़ से ज़्यादा की लागत से रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया गया था पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त में। कोटा को जो है टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिहाज से ये बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे ही फिर सरकार बदली और उसके बाद में जब से जो है इसका अब कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें लगातार जिस तरह से फुटवर्क होना चाहिए टूरिस्टों का वो नहीं हो पा रहा है। 2 करोड़ के करीब इसका हर महीने का खर्चा है और वो खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। तो अब सरकार जो है इसमें चाहती है कि कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट वाली स्थिति में आ सके। इसके लिए जो है यूडीएच मंत्री ने यह भी कहा है कि जनवरी में जो विधानसभा का सेशन होगा उसमें वो इस बात को भी रखेंगे कि कैसे इसका संचालन किया जा सके, क्योंकि 1200 करोड़ की लागत से जो 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में चंबल नदी के दोनों सिरों पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना, लेकिन जो है उस रफ्तार से ये जो है टूरिस्ट पैलेस उभर नहीं पाया और पर्यटक उतनी तादाद में यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। तो अब इसके संचालन को लेकर, क्योंकि केडीए इसका संचालन करता है और केडीए का कहना है कि जो लागत, जो खर्चे यहाँ के हैं, उन खर्चों के मुताबिक यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। यानी कि अब इसके प्रचार प्रसार के साथ इसको संचालन तरीके से इसका करना होगा, तब जाकर के इस रिवर फ्रंट का जो इसका उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। तो फिलहाल जो है यूडीएच मंत्री ने ये कहा है कि ये सफ़ेद हाथी की तरह उनको नज़र आ रहा है, यानी ये घाटे का सौदा नज़र आ रहा है और करीब 1.5 करोड़ रुपए का हर महीने का इसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है शाकिर, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और सीएम भजनलाल शर्मा धौलपुर दौरे पर रहेंगे। धौलपुर में प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन होगा और महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। धौलपुर के पचगांव में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि वितरित होगी। यहां पर पचगांव में होगा विशाल जनसभा का आयोजन। महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री और सरकारी योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जाएगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बिढ़म समेत तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहेंगे। धौलपुर दौरे के दौरान राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री इस आयोजन में शामिल होंगे।
धौलपुर के पचगांव में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। बड़ी सौगात यहां की जनता को मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान देने वाले हैं। धौलपुर से संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। नीरज, धौलपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ यहां पर खास कार्यक्रम है और क्या सौगात यहां की जनता को मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान दे सकते हैं? हजारों की तादाद में महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आई थी और आज यहाँ पर भरा हुआ है और कार्यक्रम है नारी सम्मान का है, महिला सम्मेलन है, तो हमारे साथ चाहिए उनसे रूबरू होते हैं। आप बताइए मैडम, आप कहाँ पर आए? आप क्या कार्यक्रम है? आप कहाँ से आइए? क्या कार्यक्रम है आज का? आप बताएंगे? आप बताएं क्या कार्यक्रम है? क्या कार्यक्रम है आज यहाँ? आप कहाँ से आइए? क्या कार्य सरकार सही काम चल रहा है आपके लिए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हालांकि डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि गंभीर का कार्यक्रम चल रहा है। राज्य सरकार से केंद्र सरकार से कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री भी आने वाले। आज का जो कार्यक्रम है जो विकास है वो विकास के काम किए सरकार ने सड़क बिजली पानी किसानी वो काम कैसे किए उनका शिलान्यास आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर यानी कि देखिए जो लोगों का उत्साह है वो चरम पर है। मुख्यमंत्री यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और बड़ी सौगात यहाँ की जनता को आज सीएम देंगे। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारियों के लिए। आगे बड़ी खबर है करौली से। धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने अपने संसदीय क्षेत्र में बच्चों के कुपोषण की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया। सांसद जाटव ने कहा कि करौली धौलपुर जिले में बच्चों के कुपोषण का स्तर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने सदन को बताया कि इन जिलों में आंगनबाड़ी भवनों की भारी कमी है और कई जगह भवन जर्जर हालत में है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव है। जो वर्षवार जो इसमें लिखा हुआ है 39 लाख, ये जो 2017 में 39 लाख 1 करोड़, 18 में 2, फिर 2, ये सर बताई है। और जो छात्रों की जो संख्या बताई गई है, जनजातीय जो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, तो जो राजस्थान का मैं उदाहरण पूछना चाहूंगा कि 15-16 में 1, 16-17 में 0, 17-18 में 2, 18-19 में 2, 19-20 में 0 और 20-21 में 0, 21-22 में 1, 22-23 में 0, 23-24 में है 1 और फिर 24-25 में 0 और 25-26 में 1। ओके बता दो। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो खर्चा दिखा रहे हो इसमें 4 करोड़ रुपए, क्या जनजातीय इस देश के अंदर आपको विदेश में पढ़ाई के लिए क्या छात्रों की कमी है? क्या सरकार उन छात्रों को विदेश में भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजना नहीं चाहती क्या? अब आमेर से बड़ी खबर है, जहां पर हाथी स्टैंड पर एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। खड़ी गाड़ियों की अवैध पार्किंग हटा दी गई है। अवैध पार्किंग हटने से हाथियों को राहत मिली है। गाड़ियों की वजह से हाथियों को खड़े होने में परेशानी होती थी। जगह नहीं मिलने पर हाथी को यहां पर काफी दिक्कतें होती थी और आक्रामक हो जाते थे। पार्किंग हटने से हाथी मालिकों में खुशी की लहर है। अवैध पार्किंग को लेकर हमने खबर दिखाई थी। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब इस पर असर भी नजर आ रहा है। अवैध पार्किंग यहां से हटाई जा रही है, जिससे हाथियों को राहत मिल रही है। गाड़ियों की वजह से हाथियों को खड़े होने में परेशानी हो रही थी। जगह नहीं मिलने पर हाथी आक्रामक हो सकते थे। पार्किंग हटने से हाथी मालिकों में खुशी है। रोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। रोहन, एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाथी स्टैंड पर जो परेशानियां थी अवैध पार्किंग की, अब वो खत्म होती नजर आ रही है।
पर वापस आमेर में एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जो आमेर का हाथी स्टैंड है, जहाँ पे हाथी हमेशा आके खड़े होते हैं, पर्यटकों को आमेर महल घुमाते हैं, तो वहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो हाथी स्टैंड पर आके अवैध पार्किंग करते थे, जिनसे हाथियों को निकलने में और वहां से जाने में बड़ी परेशानी होती थी। जैसे ही एनडीटीवी राजस्थान ने खबर को चलाया, खबर को चलाने के बाद में आज देखने को मिला है कि वहाँ जो अवैध पार्किंग थी वो वहां से हटा दी गई है। और अब इस खबर चलने के बाद में जो वहाँ के महावत है और हाथी मालिक है, उनमें भी एक खुशी की लहर देखने को मिली है कि अब हाथियों को आने में और जाने में परेशानी नहीं होगी। जी ठीक है रोहन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।